हेलो एवरीवन, सो एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूनियन कैबिनेट की एक हाई लेवल कमेटी ये रहती है, एक मंत्रिमंडलीय समिति ये रहती है, जिसका काम जो है आर्थिक मामलों से संबंधित जो है निर्णय लेना है। आर्थिक मामले जैसे कि अगर हम बात करें किसी तरह से किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो, बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो, या कृषि में अगर हम बात करें तो एमएसपी को निर्धारित करना हो, ये किसका काम रहता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति रहती है। यूनियन कैबिनेट की एक हाई लेवल कमेटी ये रहती है और इसके जो चेयरपर्सन है वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है इसको चेयर करते हैं, इसके जो है अध्यक्ष रहते हैं। अगर बात करें, देखिए हम यहाँ पर क्यों जो है इस समिति के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों इसके बारे में हमें जानना जो है यहाँ पर जरूरी है, अगर इस बात को देखा जाए, इस पे गौर किया जाए, तो देखिए जो ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, ये वही समिति है जो एमएसपी को लागू करती है, या अगर हम यहाँ पर बात करें एमएसपी को पूर्ण रूप से जो है एक तरह से अप्रूव करती है। एमएसपी यानी कि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, उसके रिलेटेड जो रिकमेंडेशन आती है इस कमेटी के पास, वो कहां से आती है? वो एक आयोग से आती है, जिस आयोग के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी बात की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। यानी कि जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस है, इस कमीशन का काम क्या है? ये एक तरह से कंप्लीट सर्वे करेगा, ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट किससे संबंधित रहती है? उसमें ये जो है एक तरह से रिपोर्ट में ये सारे के सारे डेटा जो है वहां पर एकत्रित किए जाते हैं कि किसी भी तरह की जो फसलें उगाई जा रही हैं उनका प्राइस क्या रखा जाना चाहिए, उनके लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किसानों के लिए क्या रखा जाना चाहिए, इससे संबंधित पूरी की पूरी रिपोर्ट ये एक तैयार करती हैं। ओके, और फिर इस रिपोर्ट को CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को जो है ये फॉरवर्ड की जाती है CACP के द्वारा ये रिपोर्ट, और फिर जाकर के ये फाइनली क्या करते हैं? एमएसपी को अप्रूव करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? एमएसपी को जो है ये अप्रूव करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस कमेटी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से डायरेक्ट रिलेटेड है। और इसके अलावा भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपकी जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं ये उनके साथ भी जो है डायरेक्ट रिलेशन में रहते हैं, क्योंकि मेजरली जितना भी जो है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट्स हो, या जहां पर भी जो है आर्थिक कोई भी वित्तीय सहायता की जरूरत हो, ठीक है, वहां पर जो है यही कमेटी क्या करती है? डिसीजन लेती है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक हाई लेवल कमेटी कहलाती है। और चाहे बात करें किसी तरह की विदेशी मामलों में, या करें बात यहाँ पर हम देशी मामलों में, तो ये सारे के सारे हर तरीके से जो है जहां पर भी हमें किसी तरह से आर्थिक आधार पे जो है कोई गणना करनी हो, या किसी भी तरह से आर्थिक आधार पे कोई निर्णय लेना हो, डिसीजन लेना हो, तो यही कमेटी जो है वहां पर फाइनलाइज करती है सभी चीजों को। और कृषि में अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें, तो CACP के द्वारा जो रिकमेंड एमएसपी है उसको अप्रूव करने का, फाइनलाइज करने का काम किसका रहता है? इसी कमेटी का यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनते हैं हमारे पास कि जो एमएसपी है उसको एक तरह से रिकमेंड कौन करता है? तो CACP रिकमेंड करेगा, सिर्फ ये अप्रूव नहीं करेगा, ये एक रिपोर्ट तैयार करके देगा कैबिनेट को, कैबिनेट की ये कमेटी जो है उसको अप्रूव करेगी, फाइनलाइज करेगी, तब जाकर के एमएसपी लागू होता है। चलिए और जानते हैं इस मंत्रिमंडलीय कमेटी के बारे में, समिति के बारे में, और क्या क्या ये काम करता है, और किस तरीके से जो है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के यहाँ पर मेंबर इन्वॉल्व होते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम समझे, देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इज वन ऑफ द पावरफुल एंड परमानेंट कमिटीज ऑफ द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वन ऑफ द पावरफुल, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक तरह की परमानेंट कमेटी है, जो किसी भी तरह का कोई आर्थिक मामला आता है तो उस पर जो है निर्णय लेती है। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया की हाई लेवल कमेटी है, तो इसको जो चेयर करेंगे, यानी कि इसके जो अध्यक्ष रहते हैं, कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम फोकस्ड है, ये ध्यान देना इस चीज पे काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए अगर हम यहां पर बात करें, इसका काम क्या है, इस समिति का काम क्या है? तो प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये किसी भी तरह के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के लिए। ये इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है, उस पर जो है किस तरीके से काम किया जाए उस संबंधित जो है सारे के सारे निर्णय ये लेती है। कोई भी किसी तरह से कहीं पर भी व्यय होना हो किसी भी बिजनेस में, चाहे वो कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या वो इंडिया के ही बिजनेसेस हो,
अगर किसी में भी किसी तरह की जो है वित्तीय सहायता की जरूरत है तो उसमें निर्णय लेने का काम कौन करेगी? यही समिति करेगी। कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हो या इसके अलावा कोई लार्ज स्केल फिस्कल या इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशन हो, उसके सारे के सारे निर्णय यही कमेटी लेती है भारत सरकार की। साथ ही जो है ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, इनकी ओवरऑल पॉलिसी बनाएगी, ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाएगी, कैसे जो है शुरुआत से लेकर के फाइनल तक इस बजट जो एक तरह से प्रावधान किया गया है पर्टिकुलर बिजनेस में या किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या किसी भी तरह के कार्य में, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक किस तरह से जो है वहां पर व्यय होना है, किस तरह से जो है खर्चा होना है, वो सारी चीजें इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ये करती है। यानी कि अगर हम बात करें, देखिए कोई भी एक मिनिस्ट्री पर्टिकुलर किसी एक काम को पूरी तरीके से नहीं कर सकती अगर वो नेशनल लेवल का काम है। वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्ट्री को जो है आगे आना रहता है। जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट की ही बात कर लेते हैं, तो एक्सपोर्ट में एक तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आ जाता है भाई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए एक्सपोर्ट में ही आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी आ जाता है, जो वहां पर थोड़ा सैनिटेशन का, सेफ्टी का काम देखेगा। कस्टम्स भी वहीं पर आ जाता है अगर हम बात करें, क्योंकि उसके जो भी फीस वगैरह इंप्लीकेशन हुई तो कस्टम डिपार्टमेंट का जो है वो एक तरह से काम रहता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ऐसे कोई भी कार्य जहां पर जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज का एक तरह से जो है एक साथ मिलकर के जिनको काम करना है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, तो वहां पर यही जो मंत्रिमंडलीय समिति है ये अलग अलग मिनिस्ट्री से जो है मिल करके बनती है। हर एक मिनिस्ट्री से जो है यहाँ पर क्या होते हैं, पार्टनर्स रहते हैं या हम बात करें मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए अलग अलग मिनिस्ट्री से जो है मेंबर्स को यहाँ पर गैदर किया जाता है, ठीक है। इसमें परमानेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें तो जो मिनिस्ट्रीज परमानेंट मेंबर के अंतर्गत आती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए ओवरऑल कॉम्पोजिशन क्या है इस समिति का या कमेटी का, तो देखिए यहाँ पर क्या रहता है, चेयरपर्सन कौन होंगे इसके? प्रधानमंत्री होंगे इसके चेयरपर्सन, ठीक है। पहली बात, अध्यक्षता कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, यानी कि फाइनल डिसीजन किसके ऊपर है? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है। परमानेंट मेंबर कौन कौन सी मिनिस्ट्री के यहाँ पर रहते हैं? तो ध्यान देना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहाँ से परमानेंट मेंबर एक रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है इसके परमानेंट मेंबर है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वो इसके परमानेंट मेंबर है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री परमानेंट मेंबर है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ये परमानेंट मेंबर हो गए। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर वो हमेशा इस कमेटी के अंतर्गत रहेंगे। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन परमानेंट मेंबर्स है। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ पावर, यानी कि अगर हम बात करें 11 ऐसे जो है यहाँ पर सदस्य हैं जो परमानेंट हैं, और हर एक मिनिस्ट्री के क्या है वो मिनिस्टर्स हैं, यानी कि मंत्री हैं, इसलिए से मंत्रिमंडलीय समिति कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर इन मिनिस्ट्रीज से बाहर भी अगर हम देखें किसी तरह के किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या किसी अलग लेवल में अगर कोई कार्य होना है तो उस कार्य के आधार पर वहां से जो है मेंबर्स को गैदर किया जा सकता है, इसमें जोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि इनके अलावा कोई और नहीं आ सकता, अगर जरूरत पड़ती है यहाँ पर तो एडिशनल मिनिस्टर्स जो है यहाँ पर इनवाइट किए जा सकते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा अगर हम बात करें, देखिए इसमें ओवरऑल इसकी देखरेख कौन करता है इस समिति की या इस कमेटी की? तो जो देखिए यूनियन कैबिनेट है वो इसका सेक्रेटरीट होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि अगर सचिवालय की हम यहाँ पर बात करें तो कौन है भाई इसका जो इसकी देखरेख करेगा, इस पे निगरानी रखेगा, इसके कार्य को एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क देगा, वो होगा कौन सा भाई? वो आपका है ओवरऑल यूनियन कैबिनेट, ठीक है। यानी कि एक यूनियन कैबिनेट की कमेटी है तो किसके अंतर्गत आएगी? यूनियन कैबिनेट के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देना है, सेक्रेटरीट कौन होंगे यहाँ पर? यूनियन कैबिनेट होगा, ठीक है। आगे हम यहाँ पर बात करते थे किसके फंक्शंस के बारे में, यानी क्या क्या मेजर क्या क्या काम जो है ये करता है। तो पहला देखिए हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्या बनाएगा ये? इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाता है, आर्थिकी से संबंधित जो है ये अलग अलग पॉलिसीज बनाता है, उनको नेशनल लेवल पे जो है ये क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा, और नेशनल लेवल की पॉलिसीज जो है ये तैयार करेगा, ठीक है, डिजाइन करेगा, ओवरऑल उसका लेआउट तैयार करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें उन पॉलिसीज की पूरी स्ट्रेटेजी कि कैसे वो सस्टेनेबल तरीके से चल पाए, ओवरऑल जिस काम के लिए जितनी वित्तीय घोषणा की गई है या जो भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है वो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक कैसे कैसे जो है काम करेगा, किन किन पॉलिसीज के अंतर्गत काम करेगा, वो ओवरऑल स्ट्रेटेजी, ठीक है, काम के शुरू होने से लेकर के काम के लास्ट तक। यानी कि एक तरह से ये सस्टेनेबल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे जो है फोकस करते हुए पॉलिसी के लिए स्ट्रेटेजीज तैयार करती हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है पहली बात। दूसरा क्या आता है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट अप्रूवल, किसी भी कार्य में अगर कोई इन्वेस्टमेंट होनी हो उसको फाइनली अप्रूव कौन करेगा उस इन्वेस्टमेंट को? तो वो जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करेगी, ठीक है।
लार्ज स्केल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वो अगर पास होनी है, अप्रूव होनी है, तो इस कमेटी के थ्रू होगी। स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें जो है काफी ज्यादा अमाउंट खर्च हो रहा हो, काफी ज्यादा पैसा खर्च हो रहा हो, ठीक है, और पूरी की पूरी जिसकी एक तरह से स्ट्रेटेजी बनाई गई हो, जैसे पूरे साल भर के लिए या 5 सालों के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और उसमें ज्यादा व्यय होना है, ठीक है, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए उसमें व्यय होने हैं, तो वहां पर जो फाइनल डिसीजन लेगा सीसीईए लेगा, ठीक है। और सारी की सारी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं भाई, ठीक है, सारी की सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो जो है मोस्ट कॉमनली नेशनल डेवलपमेंट पे फोकस्ड होनी चाहिए। कि जो भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ऐसा नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो है यहाँ पर हो, इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए हो, नहीं, वो जो है नेशनल एक तरह से बेनिफिट में होनी चाहिए, ठीक है, एक तरह से ओवरऑल सिटीजन्स के जो है वो फेवर में होनी चाहिए, तब जाकर के जो है वो अप्रूव की जाती है फाइनली, ठीक है। तो पहला अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या करता है भी, एक तरह से इन्वेस्टमेंट को अप्रूव करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का ये काम करता है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई एक मिनिस्ट्री है वो अपनी पॉलिसीज के अंतर्गत काम करेगी, दूसरी मिनिस्ट्री है अपनी पॉलिसीज के अंतर्गत काम करेगी। वहीं पर सेम व्यापारियों में आ जाता है, ट्रेडर्स में आ जाता है कि एक ट्रेडर व्यापारियों के अपने जो है पॉलिसीज कुछ रहेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड, दूसरे की कुछ अलग रहेंगी। तो उनको क्या करता है, एक तरह से ये हार्मोनाइज्ड वे में जो है ले आता है ये मिनिस्ट्री जो रहती है, ठीक है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का काम, यानी कि कमिटी एंश्योर पॉलिसी कोहेरेंस एंड कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। तो सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच में जो है क्या है, ये एक तरह की कंप्लीट मेंबरशिप है। अगर हम यहाँ पर बात करें, इस समिति में आकर के हर एक मिनिस्टर, हर एक मिनिस्ट्री से जो है क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और जिस मिनिस्ट्री से संबंधित या डिपार्टमेंट या विभाग से संबंधित कार्य हो रहा है वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस तरह से क्या है, हर एक मिनिस्ट्रीज जो मिलजुल करके आपस में काम करती हैं तो सही तरीके से कर सके, इसके लिए जो है ये क्या करती है, एक तरह से उनकी ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कराने का काम करती है। मीटिंग्स जो है यहाँ पर कंडक्ट होती है, ठीक है, ताकि अगर किसी भी तरह की डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स अगर किसी एक मिनिस्ट्री को आ रही है, किसी तरह का बर्डन उन पे आ रहा है, तो वो एक तरह से इक्वलाइज किया जा सके, ठीक है। It prevent duplication of efforts and promote integrated decision making in economic governance। और मेजरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ध्यान नहीं दिया जाता कि किसी एक ही पर्सन पे फोकस किया जाएगा और उसी का सुना जाएगा। हर एक मिनिस्ट्री को जो है इक्वलाइज तरीके से जो है कार्य यहाँ पर बंटे, इसलिए जो है यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग यहाँ पर होता है, यानी कि सभी का निर्णय जो है यहाँ पर माना जाता है और फाइनली जो है एक फाइनल डिसीजन पे आया जाता है, ठीक है। अगला काम क्या है, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक ओवरसाइट। मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, ऐसे काफी बड़े बड़े आर्थिक मामले जहां पर जो है काफी ज्यादा अमाउंट में जो है पैसा इन्वेस्ट होना हो, ठीक है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जो ट्रेड बिजनेसेस या अलग अलग एंटरप्राइजेस फैले हुए हैं, उनमें अगर किसी तरह का व्यय करना हो, आर्थिकी जो है उनमें अगर लानी हो या आर्थिक मामलों से रिलेटेड वहां पर कोई डिसीजन करना हो, तो वहां पर जो है ये कमेटी काम करेगी, ठीक है। रेगुलरली जो है ये रिव्यू करते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई पर जो है इनका कंप्लीट फोकस रहता है कि किस तरह से कम किया जाए, कैसे जो है रेगुलेट किया जाए। ट्रेड बैलेंस बनाए रखना ये इनका काम है। इंडस्ट्रियल लेवल की प्रोडक्शन करना ये इनका काम है, ताकि जो भी व्यय हो वो मोस्ट कॉमनली इंडस्ट्री पे हो, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और उत्पाद ज्यादा से ज्यादा तैयार हो। फिस्कल डेफिसिट हो गया और कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, कहां पर जरूरत है पैसा लगाने की, कहां पर जरूरत नहीं है पैसा लगाने की, ये सारी चीजें जो है ये कमेटी देखती है, ठीक है। साथ ही देखिए इट प्रोवाइड करेक्टिव पॉलिसी डायरेक्शन टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ मोमेंटम। और साथ ही साथ ये सारी चीजों के लिए ये क्या करती है, पॉलिसी मेकिंग करती है। सही कौन सी पॉलिसी यहां पर बैठेगी उस चीज पे जो है ये काम करती है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो हम देखते हैं बिजनेसेस में, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के बिजनेसेस हो चाहे अदर सेक्टर्स के बिजनेसेस हो, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये एक काफी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर देखिए अकेला कोई पब्लिक सेक्टर ही जो है लगा हुआ है किसी काम में, तो वो उतना ज्यादा जो है इंप्रूव तरीके से नहीं कर पाएगा। अकेला गवर्नमेंट सेक्टर ही कोई लगा हुआ है काम में, तो वो उतने तरीके से जो है उसको इंप्रूव नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। बट जब दोनों मिलकर के यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक लेंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है दूसरे को दी जाएंगी, तो उस तरीके से प्रोडक्शन जो है यहाँ पर बढ़ जाता है, पोटेंशियल जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, आउटपुट बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिलेटेड इनिशिएटिव्स को ये और ज्यादा फैसिलिटेट करता है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो है एक तरह से खींचता है। जैसे कि अगर रोड बनाने हो, ठीक है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, तो वो क्या करती है, टेंडर्स देती हैं, किसी प्राइवेट कंपनीज को टेंडर्स देती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी कंपनीज रहती हैं,
ठीक है, उनको टेंडर्स दिए जाते हैं, यानी कि अपने आप थोड़ी बना रहे हैं, वो उनको काम दे दिए गए, वो वेल मैनेज तरीके से काम करेंगे और फिर जाकर के रोड्स बनेंगे। वैसे ही हर एक अलग अलग बिजनेस में देखा जाता है कि जहां पर हर एक गवर्नमेंट जो है ना पहुंच सके या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जहां तक ना पहुंच सके, वहां पर वो सुपरविजन का काम कर लेंगे, बाकी जो फील्ड वर्क होगा वो प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी अलग अलग तरीके के हमारे पास यहाँ पर रहती हैं। कई बार एक होता है कि 100% ओनरशिप सौंप दो तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। एक होता है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि 51% तक जो शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहता है, बाकी का जो शेयर है वो प्राइवेट कंपनी के पास रहता है। एक अदर टाइप जहां पर जो है हम अगर बात करें तो माइनॉरिटी टाइप उसे हम कहते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाए तो आपका जो बराबर का योगदान रहता है, यानी कि कुछ मैनेजरियल काम जो है गवर्नमेंट अपने पास रख रही है, बाकी के काम जो है दूसरे को सौंप रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर देखे जाते हैं जब भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है आपस में होती है। ठीक है, जॉइंट कोलैबोरेशन को जो है ये एनकरेज करेगी कि अलग अलग कंपनीज आपस में, या चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, वो आपस में मिलजुल करके काम करे, ताकि सभी को जो है एक तरह से अपना भी फायदा उनका हो जाए और काम भी जो है जल्दी और इंप्रूव्ड तरीके से हो जाए। ठीक है, ये इनका काम हो गया। इसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायरेक्शन प्रोवाइड करने का इसका काम है, यानी कि जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ पैसों का अप्रूवल करना है, इसका फाइनल काम है। ये उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी और प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएगी कि कैसे जो है इसका पूरा का पूरा व्यय होगा, कहां कहां पर जो है ये व्यय होगा, ये सारी चीजें जो है ये देखती है। यानी कि हाई लेवल पॉलिसी गाइडेंस जो है प्रोवाइड करती है। मोस्ट कॉमनली जो फिस्कल मैनेजमेंट हुआ, या अगर हम बात करें यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी हुआ, ट्रेड पॉलिसी हुआ, या इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुआ, इन सभी एरियाज में जो है ये क्या करेगी, काम करेगी और हाई लेवल पॉलिसी गाइडेंस जो है इन सभी सेक्टर्स में प्रोवाइड करेगी। sets the overall direction for the India's economic priorities and structural transformation, यानी कि यहाँ पर प्रायोरिटीज हमेशा जो है क्या रखी जाती है कि नेशनल जो डेवलपमेंट है वो मेजर है, और जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं वो मोस्ट कॉमनली जो है नेशनल लेवल की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं या पॉलिसीज तैयार की जाती हैं। क्लियर है? आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए और क्या काम रहेंगे हमारे पास यहाँ पर। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट वर्क इसके रहते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी तरह के विदेशी जो भी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं, इंडिया में किसी तरह की कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, तो उसमें भी अप्रूवल का काम कौन करेगी, यही कमेटी करेगी। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखिए अप्रूवल की प्रोसेस के बारे में जानते हैं, कैसे जो है यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या कोई भी बिजनेस जो है अप्रूवल लेता है इस कमेटी से, और यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड क्या रखे गए हैं। तो देखिए एक तरह के स्टैट्यूटरी पावर जो है सीसीईए के पास यहाँ पर रहती है कि वो प्रपोजल को अप्रूव कर सकती है जो लार्ज फिस्कल रिलेटेड हो, ठीक है, या लार्ज फिस्कल या फाइनेंशियल इंप्लीकेशन से संबंधित हो, यानी कि जहां पर जो है काफी ज्यादा व्यय होना है, काफी ज्यादा खर्चा होना है, तो उसके डिसीजन जो है ये लेगी और उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी भी ये बनाएगी। ठीक है, दोनों काम इसके हो गए, अप्रूव करना भी उस अमाउंट को और साथ ही साथ उसके ऊपर पूरी की पूरी एक स्ट्रेटेजी तैयार करना और पॉलिसीज के साथ उसको जोड़ना, ये इनका काम है। जैसे कि अगर हम थ्रेशोल्ड की बात करते हैं, यहां पर देखिए तो ध्यान देना आपने, प्रोजेक्ट विद इन्वेस्टमेंट अबव 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ से ज्यादा का अगर कहीं पर खर्चा आना है तो उसको अप्रूव करने का काम जो है ये कमेटी करेगी। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। भारत के आधार पर अगर हम बात करें, ठीक है, नेशनल लेवल पे अगर 1000 करोड़ से ज्यादा का कोई प्रोजेक्ट है या किसी स्कीम में इन्वेस्ट होना है तो वहां पर अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, इस कमेटी से लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अगर जो है यहां पर 5000 करोड़ से ज्यादा के हैं तब जो है इस कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी बात ये होगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम फोकस्ड है, ध्यान देना है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर क्या कर सकते भी, जो ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो है एक तरह से जोड़ भी सकती है, या अगर हम बात करें पीएसयू को जो है ये जोड़ सकती है और उसको हटा भी सकती है, डिसॉल्व भी कर सकती है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर कोई भी पर्टिकुलर किसी भी तरह के बिजनेसेस को अगर सरकार प्राइवेट करना चाहे तो वो भी ये कर सकती है, वो कमेटी, यही कमेटी वहां पर जो है काम करेगी, फाइनल डिसीजन लेगी। अगर किसी को जो है एक तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर लाना है या बाहर निकालना है, उसका भी जो है यही काम करेगी, उसका निर्णय भी जो है यही कमेटी यहां पर लेती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ यहाँ पर,
कि अगर कोई सेक्टर था, कोई बिजनेस था जो पहले जो है पीएसयू के अंतर्गत था, अब गवर्नमेंट उसको पूरा का पूरा ओन कर लेगी, उसमें जो है पूरा का पूरा उसको डिस इन्वेस्टमेंट कर देगी, हटा देगी, मतलब जो भी उसमें अलग से कोई कंपनी जुड़ी हुई है, और ओनरशिप खुद ले लेगी पूरी, या पूरी की पूरी ओनरशिप ही प्रोवाइड कर देना, प्राइवेटाइज कर देना, वो भी जो इस कमेटी का डिसीजन रहता है। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर, इस चीज पे यहाँ पर ध्यान देता है, जैसे हमने बात की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो वो भी एक तरह का जॉइंट वेंचर्स होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी जॉइंट वेंचर्स को यहाँ पर तैयार करना, डिफरेंट कंपनीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर्स आपस में मिलजुल करके और जुड़ करके काम करें। ठीक है, तो ये काम रहता है। प्रोसीजर क्या रहता है भी, किस तरीके से अप्रूवल लेना रहता है, किसी को भी कैसे एप्लीकेशन वहां पर आगे जाती है, तो ध्यान देना है। अगर हम एमएसपी से देखिए इसको जोड़े, तो हमने क्या बात की थी वहां पर कि एमएसपी में जो सीएसीपी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये क्या करेगा, ये एक रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये एमएसपी रिपोर्ट जो है ये तैयार करेगा। अब यही रिपोर्ट जो है कहां पर जाएगी, ये रिपोर्ट आपकी जाएगी कैबिनेट में। ठीक है, ध्यान देना आपने, कहां पर जाएगी ये, पहले ये रिपोर्ट जाती है, यानी कि जो प्रोजेक्ट, अगर हम बात करें, एमएसपी भी क्या है, एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, यहां पर काफी ज्यादा व्यय होता है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें, निर्धारण करना कितने पैसे का है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर क्या देखने को हमें मिलता है कि सबसे पहले ऐसी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जैसी रिपोर्ट जो है सीएसीपी एमएसपी के लिए तैयार करता है। ठीक है, इसने एमएसपी की रिपोर्ट बना दी। अब यही रिपोर्ट कहां पर जाएगी, यूनियन कैबिनेट में जाएगी, और इसकी कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस की जाएगी। ठीक है, क्या होता है देखिए, प्रपोजल जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से आए हुए हैं उसको रिव्यू किया जाता है। ठीक है, यानी कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से आया एक तरह से, अगर हम बात करें। ठीक है, उसको रिव्यू करेंगे, फिर जो सीसीईए सेक्रेटरीट है, यानी कि यूनियन कैबिनेट, ओवरऑल यूनियन कैबिनेट क्या करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, देखेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप ये हो गया। पहला हुआ रिपोर्ट सबमिट करना मिनिस्ट्रीज में, मिनिस्ट्री उसको रिव्यू करके रिपोर्ट सबमिट कर देगी। यूनियन कैबिनेट के पास दूसरे स्टेप में रिपोर्ट जाती है, वो उसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं, फिर जो डिसीजन वगैरह है वो किस पर सेंड किया जाता है, ये ओवरऑल रिपोर्ट किसको सेंड कर दी जाती है, कमेटी को, यानी कि जो सीसीईए है, इसको फिर फाइनली तीसरे स्टेप में भेज दी जाती है, और ये फिर क्या करता है, उसको अप्रूव करता है। तो इस तरीके से कंप्लीट क्या चलती है, प्रोसेस चलती है। ठीक है, ये ध्यान देना है, यानी कि सीसीईए's डिसीजन आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्ट्री। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, सीसीईए ने जो फाइनली यहां पर डिसीजन ले लिया तीसरे स्टेप में, वो फाइनल रहता है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं लाया जाता, और वो सभी के सभी मिनिस्ट्रीज से क्या है, एक तरह से मिनिस्ट्रीज के ध्यान में रखते हुए ही लिया जाता है, और सभी मिनिस्ट्रीज को वो मानना रहता है, अगर हम यहां पर बात करें। ठीक है, और साथ ही साथ अगर किसी तरह से देखिए कोई ज्यादा ही बड़ा इशू है, कोई अलग ही मामला यहां पर है, तो उसमें जो है पूरा का पूरा जो फुल कैबिनेट है वो भी वहां पर डिसीजन मेकिंग के तौर पे क्या करेगा, एक तरह से काम करेगा। ठीक है, तो वो भी ध्यान देना है। नॉर्मली अगर सारे के सारे ये केसेस हैं जिनकी जरूरत नहीं है कि पूरे के पूरे कैबिनेट में जो है उसको डिस्कस किया जाए, तब ये कमेटी कर लेती है, नहीं तो पूरे के पूरे कैबिनेट में डिस्कस किया जाता है, फिर इस कमेटी के पास आएगा, फिर उस अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना यहाँ पर, क्लियर है। अब देखिए फाइनली यहां पर बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस क्या हैं इसके, ये जो आपका ओवरऑल ये जो कमेटी है किसके साथ साथ मिल करके ये काम करती है, मिलजुल करके काम करती है। तो देखिए, ऑपरेट अंडर ट्रांजैक्शन ऑन बिजनेसेस रूल 1961। ठीक है, जो भी रूल रेगुलेशन डिसीजन मेकिंग, मेंबर को लाना, बाहर निकालना, इन्वॉल्व करना, इनवाइट करना, सारी की सारी जो भी चीजें हैं, देखिए वो किस रूल्स के अकॉर्डिंग है, ध्यान देना है। 1961 के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के अंतर्गत ये कमेटी काम करती है, अपने निर्णय लेती है। पहली बात, एम्पावरिंग द प्राइम मिनिस्टर टू कंस्टिट्यूट कमेटी एंड असाइन फंक्शन, यानी कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस रूल्स में जो है प्रधानमंत्री को यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स को जो है क्या दी गई है, ये पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, इस कमेटी में जो है एक तरह से वो हेड रहेंगे, वो इसको जो है एक तरह से मेंबर्स को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, मेंबर्स को जो है यहाँ पर एक तरह से फंक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, जो भी फंक्शंस है इसके रेगुलरली वो चल पाए, इसलिए जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स को ये 1961 के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ये एम्पावर किया गया है। अगर हम बात करें देखिए किसके साथ मिलकर के ये काम करेगा क्लोजली, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर के ये काम करेगा, क्योंकि ये आर्थिक मामलों की ही मंत्रिमंडलीय समिति रहती है। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग के साथ अगर पॉलिसी मेकिंग, या अगर हम यहां पर बात करें प्लानिंग और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन के लिए किसके साथ जुड़ करके काम करेगा, नीति आयोग के साथ जुड़ करके काम करेगा। तीसरा, अगर हम बात करें यहां पर जो भी अप्रूवल होने के बाद जो पैसा जाना है वो ओवरऑल कहां से जाएगा, आरबीआई से जाएगा, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मॉनेटरी और मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए किससे साथ जुड़ करके ये काम करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़ करके ये काम करेगा। तो ये तीन हमारे पास मेजर यहां पर बॉडीज देखने को मिलती है, जिसके साथ जो है प्रॉपर तरीके से कोलैबोरेट होकर के
डिफरेंट हेल्प्स यहाँ पर लेकर के एंगेज करके इन तीनों तरह के, अगर हम बात करें इन बॉडीज को जो है ये क्या करेगा, एकत्रित करेगा, एकजुट करेगा और फिर फाइनल डिसीजन जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना। और हेल्प की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए नीति आयोग हो गया भाई, फाइनेंस जो भी ओवरऑल डिसीजन लेना उसके लिए जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक तरह से आउटले के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये ओवरऑल कमेटी यहाँ पर हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। इसके बारे में जानना हमारे लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हर एक तरह के डिफरेंट जो भी मामले हैं आर्थिकी से संबंधित, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो चाहे कृषि के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में, उनसे जो है ये काफ़ी ज़्यादा संबंधित है, इसलिए इसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।